बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें सिस्टम को तब्दील करना होगा, और जो तरक्की की डेफिनेशन दूसरे ममालिक की हमारे सामने होती है, हमें उसी सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा और उसी मॉडर्न सिस्टम पर जाना होगा जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, टाइम सेविंग हो। अब ये कहा जाता है कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का ज़माना है, और स्मार्ट वर्क बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हमें दुनिया में कहीं आगे ले जाता है। हमारा टाइम मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर हो जाता है। हमें डिजिटल होने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि हम डिजिटल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी बात है जिसको डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ई पंजाब के नाम से एक एप्लीकेशन है और दीगर एप्लीकेशन हैं जिससे आप घर बैठे बहुत से मामलात हल हो जाते हैं। लेकिन जब हम डिजिटल करते हैं किसी चीज़ को, तो हमें उन लोगों को जो उसको डील करते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाने की भी ज़रूरत होती है, ताकि जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं या जो हम ख्वाब देख रहे हैं या जो हम करना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से इफेक्टिवली उस पर काम कर दिया जाए। और फिर अगर किसी माशरे को तब्दील करना हो, किसी माशरे के अंदर एक स्टेबिलिटी लानी हो, कोई एक चीज़ पूछी जाए कि उस माशरे के अंदर क्या तब्दील की जाए कि उससे वो माशरा ठीक हो जाए, उससे तमाम निज़ाम ठीक हो जाए, तो वो अदलिया का निज़ाम होता है। कहा जाता है जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, और ये दुरुस्त है। अब पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है जिसे कैम्स कहा जाता है, केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इससे ये कहा जा रहा है कि इस सिस्टम से बहुत बेहतरी आएगी। कुछ बुनियादी सवालात हैं कि इस सिस्टम से क्या होगा, ये सिस्टम क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, आज हम यही जानेंगे इस सेगमेंट के अंदर। मेरी और आपकी लाइफ में क्या फ़र्क डालेगा, हुकूमत की वर्क एफिशिएंसी को कैसे बेहतर करेगा, अदालती निज़ाम में कैसे बेहतरी लाएगा, और क्योंकि हम कहते हैं कि जो अदल होता है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो क्या उसमें ये कितनी बेहतरी लाएगा, इस पर आज हम इस सेगमेंट बात करेंगे। फिर वज़ीर आज़म साहब ने जब इसका इफ्तिताह किया तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 2 रोज़ कबल मुलाकात में ये बात डिस्कस हुई थी जिसका इफ्तिताह उन्होंने कल किया। उन्होंने कहा कि मुलाकात के अहवाल से मुतल्लिक चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि हम एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जहाँ मुकदमात का फैसला जल्द और शफाफ तरीके से हो। हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीनों से ज़रखेज़ ज़हनों तक किसी चीज़ की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि माजी में जो हो गया उस पर रोने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखें। तो प्रोग्राम में नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब, रशीद साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, ये जो सिस्टम है कैम्स, मैं बुनियादी तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कैसे वर्क करेगा? क्या ये मेरी आवाम की एफिशिएंसी के लिए होगा या हुकूमत की एफिशिएंसी के लिए होगा? कैसे वर्क करेगा और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपने तरक्की की बात की है ना कि ये जो सॉफ्टवेयर ये कर रहे हैं और इससे टेक्नोलॉजी तरक्की, ये वो तरक्की जो है ना वो पिछले अगर आप 40 साल देखें, 50 साल देखें, तो तरक्की हमारे एनवायरनमेंट की हो रही है। इर्द गिर्द हमारी तरक्की हो रही है। मसलन आपके गैजेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स, ये वो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, हमारा जो सराउंडिंग है वो तरक्की कर रहा है। हम वहीं के वहीं हैं, हम उधर ही हैं, वही लालची, वही ये कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी भावज, मेरा ससुर, मेरा फलाना, मुझे चाहिए ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी जो है ना, ये मेरे ख्वाब हैं, मैं और मैं। इसमें कोई तरक्की नहीं हुई। तो इस बात को करने के बाद आऊंगा आपके इस केस असाइनमेंट सिस्टम के बारे में जिसका आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया है। इसमें भी यही होगा। ये तो आप कर लेंगे कि आपने असाइन करना है केस, कोई पता लगे जी कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसके डैशबोर्ड पे बैठे हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम बैठी हुई है कि बताइए जी कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं जो कि बरसों से पड़े हैं और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, उसमें काला धन है, उसमें मुल्क से लूटी हुई वो रकूम है जो बाहर पड़ी हुई है, ऑफशोर के पैसे। लाइए वो सारे केस और उसकी जो तमाम किस्म की लिटिगेशन है उसको ख़त्म करते हैं, और फिर वो जो जजेस हजरात हैं जो कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए और कर्टसी 26 वो जो अमेंडमेंट आई है उनसे कहेंगे जी कि ये प्रायोरिटी हमने बना दी। असाइनमेंट का लफ्ज़ इसमें देखिएगा जी, इसने को केस हल नहीं करने कि इसमें केस डालेंगे और हल हो जाएगा, ये असाइन करेगा। इसको बताने से पहले एक बताऊंगा, जो पाकिस्तानी एक रिवायत है ना, आज से को 15-20 बरस पहले एक फेडरल सेक्रेटरी थे, तो कंप्यूटर जो है वो जब भी कोई आता था ना कि कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो रही है, क्लाइमेट चेंज पे मीटिंग हो रही है, तो उन सेक्रेटरी साहब का नाम सब पे टॉप पे आ जाता था। होगा कोई सॉफ्टवेयर
फिर होता था जी ये हिसाब किताब है, इसमें देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट वो कंप्यूटर में डालते थे, उन साहब का नाम आ जाता था। उसके बाद लॉ एंड जस्टिस की बात आती थी, ज़रा सा वो करते थे, फिर उनका नाम आ जाता था। तो आ जाके एक ही नाम आता था बार बार। तो एक असाइनमेंट ये भी होती है कि आपको वो वाले केसेस सामने आएंगे अभी जो हम चाहते हैं कि उनकी तरफ इशारा कराएं। मिसाल के तौर पे फॉरेन फंडिंग केस है, अल कादिर ट्रस्ट का भी अभी केस आया कि भाई इसकी लिटिगेशन ख़त्म करें, ये इसमें पैसे वैसे जो हैं ये सारे इनको सीधा करें, जिसको आपने यानी तवज्जो देनी है हम बताएंगे। इसका क्या मतलब निकला? एग्जेक्टिव्स जो हैं, जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत वक्त है, वो फैसला करेगी इस सिस्टम के तहत कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। अब वो जजेस हजरात सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि ये प्रायोरिटाइजेशन जो है, प्रायोरिटाइज करना केसेस को इस सिस्टम के तहत किया जाएगा। दो बातें इसमें सिर्फ देखने वाली हैं। वो बताने से पहले ये कहूँगा कि ये काम जो है ये आपका रजिस्ट्रार होते हैं ना आपके सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनका जो असिस्टेंट होता है ना, वो जो टाइप करता है वो बड़ी आसानी से कर सकता है। भाई सारी की सारी लिस्ट आपके पास मौजूद है। कितने हैं? 10,000 केस हैं, 15,000 केस हैं। 1 घंटा लगता है किसी ओ लेवल के आप स्टूडेंट को कहें कि इसको ज़रा बता दो भी कि कितने पैसों के हिसाब से देख लें कि इसमें 10 अरब हैं, इसको ऊपर रख लें, ये 9.5 अरब हैं, इसको नंबर 2 पे ले आए। इसमें मुझे बताइएगा लेकिन साहब उसमें ह्यूमन एरर भी आ सकता है और फिर पर्सनल पसंद या नापसंद भी हो जाएगी ना। कंप्यूटर को तो पसंद और नापसंद नहीं होगी। कंप्यूटर को नापसंद पसंद नहीं होगी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? यहां पे तो ये है कि अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और रिजल्ट वो आता है जो कि हम पहले से ही हमें पता है कि ये रिजल्ट आना है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो जो एरर आता है ना वो कंप्यूटर में आता है, वो कोई टेक्निकल बात होती है। जब कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाते हैं आप, तो उसके साथ कुछ खुसूसी हिदायत भी साथ उस पर फीड होती हैं। और फिर इस डैशबोर्ड को जब इस्तेमाल करेंगे आप, तो उसमें कोई बंदा ही बैठ के करेगा ना। देखिए ना, ये कंप्यूटर में कोई इधर रोबोट तो नहीं होगा, बंदा ही बैठा होगा। ठीक है। यहां पे तो आपके डीएनए टेस्ट जो हैं वो दाएं बाएं हो जाते हैं। तो इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि हुकूमत ने एक अच्छी डायरेक्शन में एक अच्छा फैसला किया है। हो सकता है कि ये काम जो है इससे वाकई को लूटी हुई यानी कौम की वो जो दौलत है वो वापस आ जाए या केसेस जल्दी से हो जाए। इसमें सिर्फ 2 बातें करनी है। एक तो बात वो दरख्वास्त करनी है, ठीक, कि इसमें नेक नियति होनी चाहिए। ये ना हो कि जितने भी केसेस निकलें प्रायोरिटाइज हों वो अपोजिशन के हों। दूसरी बात यह है कि क्या ये वो केसेस भी इसमें शामिल होंगे जिनका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और फिर दूसरी सुप्रीम कोर्ट आई और उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया? क्या उनको दोबारा खोला जाएगा इस सिस्टम के तहत कि वो क्लोज्ड समझे जाएं वंस एंड फॉर ऑल? तो ये 2 बातें करने के बाद ये मुबारकबाद दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी वो जो बड़ी एजाइल और बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है, आपने ये अच्छा किया है। लेकिन इसके नताइज जब निकले तो अवाम को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि लूटी हुई रकम बाहर से कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हो, कैसी भी हो, आती नहीं है वापस। तो इससे उम्मीद ये है कि ना सिर्फ वो रकमें आएंगी, ये सारी लिटिगेशन ख़त्म होगी, केसेस डिसाइड होंगे और उसके बाद अवाम को शफाफियत का उसूल अपनाते हुए ये बताया जाएगा कि ये देखिए जी, ये सिस्टम लगाया था, अदालत ने ये फैसला किया, इतने पैसे इस बंदे ने देने थे, वो हमने निकलवा लिए हैं और गवर्नमेंट के एक्सचेकर में डाल दिए। राव साहब, एक डिजिटल का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया तो एक चीज़ ज़हन में आई। ख्वाजा साद रफ़ी साहब की एक ट्वीट नज़र से गुजरी। उन्होंने कहा कि एक्स की बंदिश को 1 साल हो गया है, तमाम लोग VPN लगाकर उस पर पोस्ट कर लेते हैं, तो हटाई दिया जाए अगर उसको बैन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये एक और डिजिटल सिमत में हम जा रहे हैं। हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर हो रही है, आपको लग रहा है ये इशारे? देखिए, गवर्नेंस बेहतरी की तरफ जाती है नहीं जाती, ये तो वक्त बताएगा। अभी तो हमने फैसला किया है कि हमने बेहतर करनी है। मैं इसलिए खुश हूँ कि 75 साल के बाद हमें ये तो ख्याल आया कि हमने गवर्नेंस को बेहतर करना है और किस तरीके से करना है। उससे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या डिजिटाइजेशन है, ऑटोमेशन है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रीमलाइनिंग, ये 3 वर्ड यूज़ किए कल प्राइम मिनिस्टर ने उस इनागोरेशन को ख़िताब करते हुए।
जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड है बुनियादी तौर पे। ये केस मैनेजमेंट सिस्टम एक डिफरेंट चीज़ है, उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या है वो बेसिकली। वो बेसिकली बहुत पुराना आइडिया है जो मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ था। वो ये था कि जितने कोर्ट के केसेस हैं, चीज़ें हैं, वो सारी आपके कंप्यूटर में उस तरह से डिसीजंस वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट के ख़ास तौर पे वो प्रेसिडेंट्स बनती हैं, जूरिस्प्रूडेंस जिसे तख्लीक पाती है, असूल कानून तश्कील पाते हैं, वो सारी कर दी जाएंगी। एक बेसिक प्रिंसिपल उसके बार सेट कर दी जाएगी कि ये चीज़ें हैं। जब आप केसेस की डिटेल्स उसमें डालेंगे, किसी की सिविल केस की पर्टिकुलरली, तो वो आपको कंप्यूटर बताएगा कि ये केस में ये डिसीजन हुए हैं और इस केस में ये डिसीजन जो है फिट बैठता है, ये पर्टिकुलर जो सर्कमस्टांसेस इसके ये बन रहे हैं। तो वो आप अगर उससे इनहराफ करते हैं तो कंप्यूटर आपको कहेगा कि आप ये गलत फैसला कर रहे हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी को इसी तरह था कि ब्यूरोक्रेसी जो प्रोसेस करती है चीज़ें जो उनके पास जाती हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट की या गवर्नमेंट लेवल पे कोई चीज़ें जाती हैं प्रोसेसिंग में, तो वहाँ पे भी ये सारे उनके रूल्स वगैरह हर चीज़ होगी, तो वो आपको गाइड करेगा। और उसमें एक चीज़ एफिशिएंसी के हवाले से थी कि आपको टाइम लाइन होगी। मेरे पास फाइल आई है, मैं 17 ग्रेड का अफसर हूँ, मेरे पास फाइल आई है जो मैंने ऊपर भेजनी है, तो उसमें टाइम बार होगा। अगर मैं 24 घंटे के अंदर उसको क्लियर नहीं करता, मेरी परफॉर्मेंस पे एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं टाइमली करता हूँ तो मुझे प्लस पॉइंट मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस पूरा उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था, जो मेरा ख्याल है कि हमारे जैसे मुल्क में बहुत ज़रूरी है, जहाँ नजूर साकिब साहब ने बात की, जहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा है, और वो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहता हुकूमत का प्रॉब्लम है, हमारे माशरे का एक ये है, अपने बंदे का अपना बंदा होना, अपने बंदे का ख्याल करना, अपने बंदे को प्रमोट करना, तो वो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, उसको ये हल करने में मदद करता है। अब इस पर जो चीज़ है बुनियादी तौर पर, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ है पर्टिकुलरली, उसमें एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट और कमिटेड हमें लोग चाहिए जो कैपेबल ऑफ डिलीवरेंस कर सके। जो लोग इस किस्म के, हमें सरकारी माल चाहिए, अफसरान चाहिए, लोग चाहिए। और ये जो बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन और डिसीजन मेकिंग जो है, स्ट्रीमलाइनिंग, ये टूल्स हैं, एक मींस ऑफ अचीवमेंट, ये मींस है। बेसिक तो आपके लोगों की जो तरबियत है वो कैसी है, जो कंप्यूटर के पीछे बंदा बैठा है वो किस तरह से उसको ऑपरेट कर रहा है, किस तरह चला रहा है। हमें वैसे IMF का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उन सारे वज़राए ख़जाना का साबिक, जिनकी नालायकी की वजह से हमें IMF ने फोर्स किया है कि हम ये इम्प्लीमेंट करें। ये आज की रिफॉर्म्स नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े अरसे से चलिए। आपको पता कंप्यूटराइजेशन कब शुरू हुई थी पाकिस्तान में? जनरल ज़िया के दौर से, और अभी तक आप लैंड रिकॉर्ड पूरा कंप्यूटराइज नहीं कर सके, जो कि उस वक्त से शुरू हुआ है। तो वो जो बंदे हैं जो जिन्होंने करना है सारा कुछ, उसको करना चाहिए। और दूसरा जो जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है। ऑफ का मतलब है इलेक्शन, इंतखाबात। क्या वो गलतियों से सबक सीखा है? 8 फरवरी की गलती से भी कुछ सबक सीखा है हुकूमत ने कि नहीं सीखा? दूसरा होता है बाय द पीपल। बाय द पीपल बिल ऐसी पॉलिसीज़ अवाम की जो फेवर में हों, जो उनके लिए हों, ठीक है। फॉर द पीपल ये है कि वो पॉलिसीज़ फिर इम्प्लीमेंट हों। हम अभी तक बाय द पीपल तक नहीं पहुँचे, पॉलिसीज़ ऐसी नहीं बना सके जिसमें लोगों की ख्याल रखें, उनकी अफरात-ए-ज़र है, बाकी मसाइल है, रोज़गार के मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पुलिस कैसे डील कर रही है, पटवारी कैसे डील कर रहा है, सरकारी अफसर कैसे डील कर रहे हैं, वो वहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचे। वो पॉलिसी बनेगी तो उसके बाद हम फॉर द पीपल पे आएंगे कि उनको पता चले कि हाँ वाकई यार ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो मेरा ख्याल लंबा सफ़र है, लेकिन अच्छा स्टेप है और इस पर कोशिश पूरी करनी चाहिए। एक 20 रुकनी कमेटी वैसे सागदार साहब की सदारत में बनी हुई है पीछे, जिसको शायद डॉक्टर तौकीर शाह साहब आ रहे हैं, वो हेड करेंगे। वो जो कमेटी एक SIFC के पैरेलल कहा जाता है उसको, आई डोंट नो चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी। तो अल्लाह करे ये अच्छा नेक शगुन है। हम तो दुआ भी करते हैं और पूरी तरह सपोर्ट भी करते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। लंबा सफ़र है, गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की जा रही है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो ज़ौक उसमें मुझे याद आया कि ये जो डेफिनेशन है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये है वो जमहूरियतें जो कि वेस्ट में हैं। जो हमारे यहाँ है स्टेटमेंट तो वही है, लेकिन ऑफ द पीपल यानी दूर, पीपलों से दूर, लोगों से दूर, बाय द पीपल खरीदे लोगों को, एंड फॉर द पीपल, FAR वाला फार है, दूर रखें जमहूरियत को और इन लोगों को। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है ये देखना
कि ये जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं ये ठीक तरह से इसका तलफ़ुज़ के साथ बोलें और हमें पता हो इसका मतलब क्या है कि जमहूरियत जो है वो लोगों के लिए है, अपने अवाम के लिए है और अवाम से ही यानी वजूद में आती है। इसका मतलब है इलेक्शन में जो कुछ होते हैं उसमें अवाम की मर्जी शामिल होनी चाहिए। बाय द पीपल का तो तस्वुर ही नहीं है यानी वेस्ट में कि लोगों को खरीदा जाए, जिस तरह इन्होंने राव साहब ने बात की ना अपना बंदा, तो इस किस्म के जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरियत में नापैद हैं। आपने वैसा ही जवाब दिया नजम साकिब साहब जैसे एक हुकूमत जीतने के बाद उस इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से देती है। साकिब रशीद साहब ये फरमाइएगा, IMF के वफ्द की मुलाकात होती है चीफ जस्टिस साहब से, फिर वज़ीर आज़म साहब से चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात होती है, उस मुलाकात के समरात अब आ रहे हैं सामने? उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन ये केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है। डायरेक्टली आवाम का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो हुकूमती केसेस हैं हाई कोर्ट्स में, मतलब तमाम 5 हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, पहले मैनुअल जो केसेस जितने भी दायर होते थे वो मैनुअल उसका रिस्पोंडेंट जो है वो हुकूमत होती थी, तो मैनुअली वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से होते, मुतलका वजारत और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री और उसके बाद हुकूमत को पता चलता था कि ये केस दायर हुआ है, उसकी तारीख ये है, ऑर्डर ये आया है। अब ये जो सारा डिजिटलाइज कर दिया गया है, ये इस तरह किया गया है कि इसमें एक तो कनाडा और UN की तकरीबन 50 मिलियन रुपए इसमें लगे हैं, लागत आई है। और अब ये डिजिटलाइज इस तरह होगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर हुआ है, उसमें रिस्पोंडेंट कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो जो अटॉर्नी जनरल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को जब नोटिस जाएगा तो डैशबोर्ड होगा एक डिफेंस मिनिस्ट्री का, लॉ मिनिस्ट्री का, अटॉर्नी जनरल ऑफिस का और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अपने नोटिस को अपलोड करेगी वहां और अपने कमेंट्स भी वहां पे अपलोड करेगी उस डैशबोर्ड पे। लॉ मिनिस्ट्री उसी को ऑनलाइन चेक करके उसको ओके करेगी, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री को एक दफा देखना जरूरी होता है कि जो कमेंट्स फाइल किए जा रहे हैं एज पर लॉ ठीक है या नहीं है। उसके बाद वहीं पे केस जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जो लॉ अफसरान है, ये तकरीबन 176 हैं पूरे पाकिस्तान में, उनमें से मुतलका हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट का है, लाहौर का है, पेशावर का है, बलोचिस्तान का है, उनको केस असाइन होगा, वो कोर्ट में पेश होंगे और कोर्ट में पेश होने के बाद जो तारीख होगी और कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो दोबारा अटॉर्नी जनरल ऑफिस के पास जो डैशबोर्ड है उस पर अपलोड करेंगे। उसका ये होगा कि ये फिर जो रिवर्स सारा लॉ मिनिस्ट्री भी उस डैशबोर्ड को देख सकेगी, वो मुतलका वजारत भी देख सकेगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी देख सकेगा। इसमें जो लॉ मिनिस्ट्री है उसमें 10 लोग होंगे और जो 42 जो वजारतें और डिविजन्स हैं जिनको इसमें कनेक्ट किया गया है, सेंट्रलाइज किया गया है इस सिस्टम में। 176 जो लॉ अफसरान हैं मुख्तलिफ पूरे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट समेत हाई कोर्ट्स में, वो हैं तकरीबन 8-10 लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हैं जो इसको देख रहे हैं। तकरीबन 240 लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे सिस्टम में जो लगाया गया है। और मेरा ख्याल है ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। जो गवर्नमेंट का काम करने का जो तरीका है उसमें थोड़ी सी तेजी आएगी, बेहतरी आएगी, वो और सेंट्रलाइज्ड वो देख सकेंगे। पहले ये जो है वो नहीं होता था और अदालतें बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता था कि कोई फैसला हो गया है हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत को पता ही नहीं है, तो अब सेंट्रलाइज्ड वो देख सकेंगे। फिर अपील का एक टाइम लिमिट होता है, 30 दिन में, 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट में या अगले फोरम में अपील करनी है, तो वो अपील भी जो है वो अब जो है वो बर वक्त जो है वो दायर हो सकेगी। कोई लॉ मिनिस्ट्री के लोग भी इसमें देख रहे होंगे। ये हैं डायरेक्टर प्लानिंग मोहम्मद जावेद लॉ मिनिस्ट्री में, इनकी एक टीम थी, इसने ये सारा काम किया है। और मैं ये समझता हूं कि ये डिजिटलाइजेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। इसी तरह सारी वजारतों को, हुकूमत को इस तरह डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। अब जो सवाल है उस पर मुख्तसरन मैं कमेंट कर देता हूं। जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में एक और खबर सामने आई है कि उनको ये कहा गया है कि आप ये बाइकाट की सियासत ना करें और सिस्टम के अंदर रहकर जो है वो आगे चलें, ताकि जो है वो आप अपना इनपुट जो है वो दे सके। क्योंकि 10 फरवरी को यह हुआ था, 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ था, उस इजलास में जो PTI के दोनों लोग थे उन्होंने भी बाइकाट किया था और 2 जजेस ने भी बाइकाट किया था। तो उस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने यह कमेंट किया था कि अगर ये बाइकाट ना करते तो पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर 3 जो दूसरे नंबर वाले जज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट हम जो है वो ला सकते थे। तो ये एक मशवरा जो है वो सामने आया है कि जो मशवरा जो है वो उनको दिया गया है, PTI को बताने की कोशिश हो रही है कि आप सिस्टम के अंदर रहें। अगरचे वो पिछले 2
साल में सिस्टम के अंदर रहकर ही कोशिश कर रहे हैं और सिस्टम जो है वो बज़ाहिर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और एक और आखिरी बात मैं करूंगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी जो जमानत है वो अभी तक नहीं हुई, 20 माह हो गए हैं। ये इस पूरे सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तो वो 70 प्लस उनकी एज है, मेडिकली भी उनके इश्यूज हैं, और प्लस वो खातून है। हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि किसी भी खातून को खातून होने की बुनियाद पर एक सर्टन स्टेज पर जमानत दे दी जाती है, लेकिन वो नहीं दी गई। ये पॉइंट भी जब उस मीटिंग में सामने आया तो कुछ लोगों ने वहां पे हैरानगी का इजहार किया कि अभी तक जो है वो जमानत नहीं हुई। तो ये जो मुलाकात है अगरचे एक बड़े नॉर्मल माहौल में हुई, पीटीआई इससे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है, लेकिन कल भी हमने बात की थी कि ये सारी चीजें पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं उनकी पिटीशंस की शक्ल में। देखना है कि जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी है उनको कब टेकअप करते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करके ये तो कहा गया कि आप बाइकआउट की सियासत ना करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद कुछ प्लान कर रही है। वो प्लान क्या कर रही है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान में एक बार फिर से 2018 में जो नारा लगा था वो दोबारा लगाया जा रहा है, वोट को इज्जत दो। इस दफ़ा PMLN वो नारा नहीं बुलंद कर रही, बल्कि इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI फे और अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, जिसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद हैं और दीगर सियासी जमातें भी मौजूद हैं। और ये जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है, इसका जो दायरा है उसको वसी किया जा रहा है। सिंध में भी मुलाकातें की जाएंगी, वहाँ से भी अपोजिशन की जमातों को साथ शामिल होने की दावत दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि ये रमज़ान के बाद, ईद के बाद, यानी एक एहतजाज या जो भी फैसला ये अलायंस करेगा उस तरह इसका एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब उम्रे पे जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने शायद कतर जाना है, और उसके बाद रमज़ान के अंदर जब वापस आएंगे तो फिर उनकी पार्टी के नुमाइंदे तो मौजूद होंगे, और फिर अमली तौर पर वो क्या इसके अंदर किरदार अदा करेंगे वो भी मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर वोट की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं मिलता, जो हमने माजी के अंदर देखा। हमने देखा कि पाकिस्तान में मकबूलियत की बुनियाद पर या सिंपति की बुनियाद पर वोट मिलता है, क्योंकि अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर होता तो लगता है कि 2007 के अंदर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था, फिर 1990 से पहले तक कहा जाता है कि पाकिस्तान का मौशी स्ट्रक्चर बहुत बेहतर था, पाकिस्तान इस पूरे खित्ते के अंदर तरक्की कर रहा था। उसके बाद जब पॉलिटिकल सिस्टम और बार बार हुकूमतें आई और हुकूमतें गई तो उससे काफ़ी डैमेज हुआ। तो इस बार जो ये एहतजाज होगा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर हमने देखा इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर PDM 1 थी, PDM 2 थी, अब क्या एक और PDM बनने जा रही है जो कि हाइब्रिड होगी? क्या वो अलायंस को इस तरह का मंशूर या कोई इस तरह की वजाहत कर पाएगा? अब क्योंकि इस जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनेगा इसके अंदर कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब सोलो एहतजाज करती थी तो उनके मुतालबात कुछ और होते थे, लेकिन अब क्योंकि तमाम जमातें होंगी तो मुतालबात भी कुछ मुख्तलिफ होंगे। इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि आप अपोजिशन की जमातों के साथ बैठे तो उन्होंने 3 मशवरे भी दिए। वो ये था कि मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली, मुल्क में कानून की हुक्मरानी और मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में JUI फे का बड़ा अहम किरदार था और उन्होंने वोट भी दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया था। तो अगर आइन की बहाली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी तो JUI फे क्या मौक़िफ़ रखेगी? तो बहुत कुछ होगा इस 1 महीने के अंदर आने वाले, और उसके बाद फिर ईद के बाद की सूरत हाल वाज़ेह होगी। राव साहब, क्या होगा ये जो तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं, आपको लगता है ये इकट्ठी हो भी पाएंगी? क्योंकि कुछ ना कुछ इख्तलाफात JUI फे की तरफ से आ रहे हैं कि PTI को जब नज़र आता है कि कुछ मिलने वाला है तो वो सोलो फ्लाइट ले लेते हैं। तो क्या कोई अलायंस बन पाएगा और वो कोई फ़र्क भी डाल पाएगा? JUI का तारीखी तजर्बा है, PTI पे ये इल्ज़ाम क्यों धर रहे हैं? बाकी भी यही करते रहे उनके साथ। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब उस वक़्त तकरीबन सदमे से 2-4 हो गए जब वो तहरीक जमहूरियत की बहाली की तहरीक चलाना चाह रहे थे मुशर्रफ के ख़िलाफ़, और सारे तकरीबन हो गया था। और आखिरी मीटिंग में बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा मरहूमा भी थी उसमें, और सारा बड़े तगड़े होकर उन्होंने कहा जी कि वो बड़े खुश थे नवाज़ा रसूलुल्लाह साहब के नवाज शरीफ साहब जमहूरी रवैयों की तरफ आ रहे हैं और एक जमहूरियत के लिए लड़ना चाह रहे हैं। तो वो दूसरी रात उनको पता चला कि वो तो चले गए हैं मुल्क से बाहर। तो ये पाकिस्तान में कोई एक जमात को कहना कि वो इस तरह करती है, ये अपॉर्चुनिज़म जो है ना, ये तकरीबन खासा है। जैसे मैंने पहले हिस्से में भी कहा कि
ये सोसाइटल प्रॉब्लम है हमारा कि हम अपनी अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है तो हम जनरल पब्लिक गुड की बजाय हम अपने भलाई के लिए, अपनी बेहतरी के लिए ज़्यादा माइल होते हैं, बजाय इसके कि हम एक इज्तिमाई बेहतरी के लिए कोई बात करें या काम करें या कमिटमेंट दिखाएं। तो ये तो उनका अभी रिसेंटली देख लो उनके साथ क्या हुआ है। सारा कुछ कर करा के वो सब कुछ लेके बैठ गए और मौलाना साहब को उन्होंने साइड पे बिल्कुल वो कहते हैं मक्खन से बाल की तरह निकाल के फेंक दिया बाहर। तो वो उनका गुस्सा उधर भी है इधर भी है। ये आपकी बात दुरुस्त है। मौलाना साहब का अभी डिसीजन कुछ हो नहीं पा रहा कि वो क्या करेंगे। इस इत्तेहाद में अभी तक उनकी तरफ से कोई वाज़े इशारा नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? हालांकि जो बयानात है उनके, आप उनकी तकरीरें सुने, बयानात सुने, वो पीटीआई से दो हाथ, पीटीआई के सोशल मीडिया से भी दो हाथ आगे हैं वो जब वो बात करते हैं। अगरचे उनके अल्फाज का चुनाव खासा रीज़नेबल होता है, वो फजूल किस्म के अल्फाज नहीं होते, लेकिन वो बहुत आगे क्रिटिसिज्म जब करते हैं सिस्टम के ऊपर तो वो बहुत हद से आगे तक चले जाते हैं। ये इत्तेहाद का सब ड्राइविंग सीट कौन संभालेगा? लेकिन पीटीआई का मसला हो जाएगा। यही मसला है। ये हम पहले भी मैं कह चुका हूं कि सबसे क्रूशल चीज़ वो है। अगर तो इमरान खान साहब जेल में हैं फिर तो शायद इतना मसला ना हो कि कौन होगा। अभी अजहर साहब हैं जैसे आपको पता है। और दूसरी, इत्तेहादों की सियासत की एक तारीख भी है पाकिस्तान में। ये इत्तेहाद बनते नहीं हैं, बनवाए जाते हैं। क्या इस दफ़ा इत्तेहाद बन पाएगा? क्योंकि बनवाया तो नहीं जा रहा, तो क्या बन पाएगा? तो मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई जो है वो सोलो फ्लाइट उसने करके देख लिया, एहतजाज भी करके देख लिया उसने, लेकिन केपी के अलावा बाकी किसी सूबे में उस तरह से मौसर एहतजाज वो नहीं कर पाए। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो। पंजाब में तो खैर एहतजाज का वो नाम किसी के मुंह से ऐसे मजाक में भी निकल जाए तो पंजाब में तो छापे शुरू हो जाते हैं फ़ौरन ही कि कहीं सच्ची मुच्ची एहतजाज ही ना करते। हालांकि पंजाब में चांसेस मेरा ख्याल है नहीं है एहतजाज के, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप अभी तक छुपी हुई है एक तो। दूसरा, जो कुछ फेस किया है पंजाब में पीटीआई के लोगों ने, तो उसके बाद वो मेरा ख्याल अभी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे उस तरह की कि वो एहतजाज करें। तो उनको सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में लोग चाहिए। पंजाब में कोई पार्टी है नहीं पीटीआई के अलावा। सिंध और बलूचिस्तान में उनके लोग हैं, अपोजिशन पार्टियां ऐसी हैं जो उनकी सपोर्ट पे, जैसे चकदई साहब हैं। सिंध में जीडीए है, उनके साथ अभी मुलाकात के लिए गए हुए हैं। तो मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि ये 27-28 को कुछ शायद कोई एक इत्तेहाद वगैरह या जो भी फैसला करें कि एहतजाज इन्होंने करना है। पीटीआई तो अनाउंस कर चुकी है रमज़ान के बाद। उन्होंने कह रहे कि वो उन्होंने कहा जी हमने करना है। किस किस्म का एहतजाज करते हैं केपी की हद तक तो कर लेंगे, लेकिन जब तक ये अलायंस नहीं होगा, वो मुल्क भर में जो एहतजाज एक है ना कि एक ग्रैंड अलायंस बने और पूरे मुल्क में उसका एहतजाज हो, तो वो पॉसिबल तभी होगा जब सारी जमातें उसमें अपोजिशन की इकट्ठी हों और फिर उसका कोई असर हो सकता है। और अगर ये कामयाब हो जाते हैं मुल्क में, पूरे मुल्क में रमज़ान के बाद एहतजाज करने में, एहतजाजी तहरीक बनाने में, अगर लॉयर्स भी उसका हिस्सा बन जाते हैं, जो एक थोड़ी सी इंडिकेशन उधर से भी आती है समटाइम्स, तो फिर ये थोड़ा सा हुकूमत के लिए परेशानी की बात यकीनन होगी। लेकिन अभी तक कोई इत्तेहाद के आसार उस तरह से नज़र नहीं आ रहे। इस किस्म का इत्तेहाद जो हुकूमत के लिए मुश्किल का बायस बन सके, उस किस्म के अभी आसार नज़र नहीं आ रहे। वैसे हुकूमत ने भी अपने सियासी राब्ते शाब्ते शुरू कर दिए, जलसे जुलूस में वो आ गए हैं और ये बड़ी खुशाइंद बात है। मेरा ख्याल है पीटीआई को भी इजाज़त दे दें, वो भी जलसे जुलूस कर लें, ताकि मुल्क में एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो। उससे लोगों में बड़ा हौसला आता है, फिर लोग मायूस नहीं होते। लोग अभी बहुत मायूस हैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पे, महंगाई की वजह से और चीज़ों से, तो इसलिए वो फिर एक्टिविटी से इससे बड़ा हौसला मिलता है लोगों को। नजम साकिब साहब, पीटीआई और जेयूआईफे दोनों एहतजाजी सियासत दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ है, और फिर अगर एक बुनियादी चीज़ है इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन, ये ऑपोजिशन की जमातें हमेशा यही चाहती हैं कि दोबारा इलेक्शन हो, उनको दोबारा मौका मिले आवाम में जाने के लिए, तो उस तरह तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपी में भी इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये देखिए ना, आपके इस सवाल से मुनीर न्याजी का एक शेर याद आया है। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। आपके इस सवाल से मेरे दिमाग में 4-5 सवाल आए हैं और ये समझिए कि मेरा जवाब है और इसी के अंदर ही सारा जवाब है। ठीक है। पहला सवाल, क्या ये इत्तेहाद जो हो रहा है किसी एक मकसद के लिए हो रहा है कि फॉर द सेक ऑफ इत्तेहाद हो रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने हुकूमत गिरानी है, आपने खान को रिहा कराना है कि इलेक्शंस कराने हैं? अगर तो हुकूमत गिरानी है तो वो तो सबका मकसद है, लेकिन खान की रिहाई में तो बाकी लोग शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है।
इलेक्शन कराने में तो सारे इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन JUI के कुछ लोग यानी असम्बलियों में भी तो है ना, जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा सवाल, ये जो इत्तेहाद आप बना रहे हैं, अगर ये बन जाता है तो ये इत्तेहाद सड़कों पे आप यानी इसका जलवा नजर आएगा कि पार्लियामेंट में नजर आएगा? चौथा सवाल, जिस हुकूमत ने अभी अभी 2/3 अक्सरियत साबित की है, 2/3 अक्सरियत साबित की है 26वीं तरमीम को मंजूर करा के, जिसमें इन्हीं जो लोग इत्तेहाद बना रहे हैं ना, इन्हीं के ही अक्सर लोग उसमें शामिल थे, तो ये इत्तेहाद फिर किस तरीके का होगा? क्या वाकई को प्रेशर डेवलप कर सकेंगे कि नहीं? आखिरी सवाल जो कि राव साहब ने पहले ही कर दिया कि देखिए, डिपेंड ये करता है कि ये इत्तेहाद बनाया जा रहा है, ये सारी मिलके कर रही हैं, या इसको बनवाया जा रहा है। इस मौजू पे जब पहली दफा बात हुई थी आज से 2 हफ्ते कबल, तो मैंने भी यही कहा था कि बड़ा जरूरी है ये देखना, पाकिस्तान की तारीख जो है वो गवाह है सियासत की, कि अगर कोई चीज बनाई जानी है ना, फैसला हो गया कि 26वीं तरमीम आएगी, आप यकीन करें लोग व्हील चेयर पे लोगों को उठा के ले आएंगे, भाई वोट देना आपने। तो क्या इसका फैसला हो गया है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये चलेगी नहीं, या मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, या मौजूदा हुकूमत जो है वो कुछ सेटिस्फैक्टरी बातचीत कर नहीं रही, लिहाजा इत्तेहाद बनाया जाए और इस सारे के सारे को इस तरह से बनाया जाए कि एक नेचुरल प्रोसेस लगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। रमज़ान मुबारक की आमद है और बहुत ही बरकतें और रहमतों वाला ये महीना है। हमारी एक उनसियत है, एक फेस्टिविटी होती है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ मामला मुख्तलिफ इस तरह हो जाता है कि इसमें महंगाई भी बढ़ जाती है। नजम साकिब साहब, रमज़ान मुबारक की आमद है, मैं सिर्फ इसी एक लाइन पर आपका जानना चाहूँगा कि जब रमज़ान का लफ्ज़ आप सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये बात आती है ज़ौक़ कि ये रमज़ान मुबारक जो है, जो कि आने वाला है, इसमें सिर्फ खाने पीने से ही परहेज़ नहीं करनी होती, इसमें कोई रूह की नश्व नुमा करनी पड़ती है, इसमें रूह की बालीदगी होती है, इसमें आप अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। कुरान पाक में इरशाद होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुम्हारी पिछली नस्लों पे फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि हम इधर तक ही रखते हैं, रोज़ा रखना है ना, तुम पे फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, कि तुमने उसके बाद भी कुछ करना है और वो मुत्तकी बनना है। फिर उसके बाद आता है एक हदीस मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है, और ये ढाल है बुराइयों के खिलाफ, ये ढाल है वो जो तमाम किस्म के ईवल्स आते हैं ना बाहर, उनके खिलाफ ये एक तरह की ढाल होती है जो कि मोमिन को दी गई। अब हम जो हैं जब रोज़े को देखते हैं ना हमारे पाकिस्तान में या किसी भी मुस्लिम मुल्क में, उसमें सबसे पहले आती है वो बात जो कि आपने भी की है, वो महंगाई होगी, अब ईद आ जाएगी, बच्चों के कपड़े बनाने पड़ेंगे, ये तो बड़ा खर्चा है, ये तो मेहमान आएंगे, उसके मेरी बेटी के ससुराल वाले आ जाएंगे, बेटे के ससुराल वाले आ जाएंगे, तो आपको खर्चों में ये नज़र आती है बात। अच्छा, एक अजीब बात है कि हुकूमतें आती रहीं, हुकूमतें जाती रहीं, लेकिन इस चीज़ का कोई इलाज ना कर सका कि रमज़ान आता है तो महंगाई हो क्यों जाती है, और अगर हो जाती है तो ईद के बाद जो है ये कम क्यों नहीं होती। इसका किसी हुकूमत के पास इलाज नहीं था। अब यह कि रमज़ान पैकेज वगैरह अनाउंस हो रहे हैं, लोग जो हैं वो धड़ाधड़ लाइनों में खड़े होकर कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये पता है किसी वजह से कि पाकिस्तान में जो लोग रोज़े रखते हैं, पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, उनके पास थोड़ी आमदन है, थोड़े पैसे हैं, लेकिन उसमें बरकत होती है। और वो जो अगर हलाल की आपकी कमाई है ना, उसमें ऐसी बरकत होती है कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, आपकी जो मर्जी हो जाए, बाजार आसमान से बातें करे, आप रोज़े में खजूर खाते हैं, आप रोज़ा खोलते हैं, सहरी करते हैं, इफ्तार करते हैं, और फिर ईद में जो हिसाब किताब होते हैं वो भी पूरा करते हैं। दुआ ये है कि जो महीना आ रहा है हमारा रमज़ान का, इसमें लोगों की इज़्ज़तें महफूज रहें और उनके पैसों में बरकत पड़े, और उसके बाद ये है कि हम इसकी जो रूह है ना, वो जो मैंने फिर से कहा, यानी फिर से कहूँगा
कि लअल्लकुम तत्तकून, कि उसमें हमारे सामने सिर्फ खाने पीने से परहेज ही ना हो, हमें ये भी हो कि हमने ये खाना पीना जो है अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं, लेकिन उसका जो बुनियादी मकसद है वो भूखा रहना नहीं है, वो ये है कि आपने जो है वो मुत्तकी बनना है, आपने तकवा इख्तियार करना है। राव साहब, पूरा साल इस 1 महीने का इंतज़ार होता है, इसके अंदर जो मैंने पहले कहा फेस्टिविटी होती है, फिर इसके अंदर एक खुशी होती है, जिस तरह जिक्र सहरी और इफ्तारी का किया अभी नजम साकिब साहब ने। ये जो एक मौका होता है ये बड़ा ही पुरलुत्फ होता है, तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ज़ौक़ बचपन से हम यानी ये सारे प्रोसेस से गुजरे रमज़ान शरीफ के, और बहुत ही सच्ची बात है कि वो यादें जो हैं अब उस तरह से नहीं कर पाते। तरावी में शामिल होना और मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना, फिर इत्तिकाफ़ बैठना, और फिर उसके बाद जब ईद करीब आती थी 27वीं की शब पर्टिकुलरली ख़त्म कुरान होता था, तो पूरी मस्जिद को हम अब ख़ुद वो ये पतंग वाले जो कागज़ नहीं होते, ताज जिसको कहते हैं, गुड्डी कागज़, उसके फूल शूल बना के वो बड़े ज़बरदस्त डेकोरेट करना मसाजिद को लाइटों से, और वो सारा एक नो डाउट एक अंदर से जो होता था एक बहुत अच्छी फीलिंग उसकी आती थी। लेकिन बुनियादी तौर पे जितनी भी इबादत है ना, उसका कुछ नतीजा निकलना चाहिए। जैसे कहते हैं नमाज बुराई से रोकती है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप वो बुरे काम या उनसे नहीं रुक रहे, तो इसका मतलब है कि आप वो जो पूरी तरह कहते हैं इस्लाम में दाखिल उस तरह से आप काम नहीं करें। इस तरह रोज़ा जो है वो सब्र और कनात का एक आपको होता है। फिर भूख से आपको दूसरे की भूख का एहसास पैदा होना चाहिए कि उसके क्या है। इस्लाम जो बुनियादी तौर पे चीज़ें, इबादत अपनी जगह पे नो डाउट, उसका आपके हकूकुल्लाह जिसको कहा जाता है वो आपने पूरे करने ही करने हैं। लेकिन जो उसके नतीजे में चीज़ें होनी चाहिए, जो इस्लाम सबसे ज़्यादा जिन 3 चीज़ों पर जोर देता है, वो है एक कनात है कि अपने वसाइल पे मुतमईन रहे, बजाय इसके कि छीना झपटी करे, इधर से खींचो उधर से खींचो। दूसरा है रवादारी, कि आप रवादारी से लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएँ। तीसरी चीज़ है सिला रहमी, कंपैशन जिसको कहते हैं, कि जो आपसे कम हैसियत के लोग हैं, मुश्किलात में, उनके लिए आपका जो है उनकी तरफ आपको माइल होना चाहिए, और ये आपको अंदर से एक खुशी मिलती है इन चीज़ों से। और मैं आपको बताऊं, मुझे सच्ची बात है, पिछले 1 हफ्ते से मैं एक स्टोर पे जाता हूँ, मैं नाम इसलिए नहीं लेता, कोई प्रमोशन नहीं करना चाहता, एक ग्रॉसरी स्टोर है बड़ा, जो वो है चेन ही कह लें उसको, तो उन्होंने पिछले 1 हफ्ते से डिस्काउंट लगाया हुआ है। वो सारी चीज़ें जो मैदा, सूजी, शरबत, फलां जो भी होता है चीज़ें, ऑयल, तो उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट लगाया हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि रमज़ान में नॉर्मली ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी होती है और चीज़ों को होल्ड किया जाता है और चीज़ों की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती है एकदम से। तो ये अभी तक वो आसार नज़र नहीं आ रहे, तो शायद ये कुछ चेंज है। मुझे इसकी ज़ाती तौर पे बहुत खुशी है कि ये चीज़ें जो है वो इस तरह से हो रही हैं। और सबसे आखिर में इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम रोज़ा रखते हैं, बड़े एहतमाम से रखते हैं, लेकिन हम खाने पीने में परहेज़ नहीं करते। फिर हम नॉर्मल दिनों से भी ज़्यादा खा जाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। थोड़ा सा उस पर भी ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। साकिब रशीद साहब, रमज़ान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और फिर दूसरा ज़रा हुकूमती इक़दाम का जिसका थोड़ा सा जो साकिब साहब ने भी जिक्र किया एक लाइन में, उसको भी ज़रा बताइएगा। मेरा ख्याल है सबसे आम बात तो ये है कि जो रमज़ान है वो इबादत होती हैं, सब्र, जो रमज़ान हम रोज़ा रखते हैं वो एक सब्र भी होता है। दिन भर जो है वो रोज़ा बग़ैर खाए जो है वो दिन भर हम गुजारते हैं, लेकिन इसमें दयानतदारी, ईमानदारी या सच बोलना, झूठ से परहेज़ या दूसरों को दुख तकलीफ़ देने ना देना, उससे रुकना, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड है जो यही महंगाई की, जो जहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर पिछले काफ़ी अरसे से बात करें तो हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी रमज़ान जब भी आता है तो उससे पहले जो फल फ्रूट, इस किस्म की जितनी चीज़ें इस्तेमाल की चीज़ें हैं रमज़ान में, उनकी जो कीमतें हैं दुगनी हो जाती हैं। जब हम यूरोप में या मुख्तलिफ़ जगहों पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ स्टोर्स पर स्पेशल डिस्काउंट्स, जिस तरह राव साहब ने बात की यहाँ पे अगर है तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने रमज़ान के लिए और रमज़ान से मुतल्लिक़ चीज़ों पे स्पेशल डिस्काउंट लगाया है। तो ये वहाँ पे ये हमने ट्रेंड देखा है कि ये वहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट्स लगा दिए जाते हैं कि एक मुस्लिम जो है उनके लिए एक स्पेशल जो है वो महीना आ गया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता।
साल साल से हुकूमत को हम मरकज़ लेवल पे भी, सूबों पे भी देखते हैं कि वो कमेटीज़ बनाते हैं, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स वो लगते हैं, एतवार बाज़ार भी लगते हैं, लेकिन वो जो कीमतों पर काबू पाना वो ऐसे लगता है कि वो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। ज़ख़ीरा कर ली जाती हैं फ्रूट, फल, फ्रूट, सब्जियां, इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद अचानक जो है वो मार्केट में आती हैं जब उनकी बहुत ज़्यादा तलब बढ़ती है और उसकी कीमतें जो है वो डबल हो जाती हैं। इससे कम से कम मेरे ख्याल में जब से हर बंदा अपना हिस्सा नहीं डालेगा तो ये मुआशरे में ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।